जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति विद्यालय विषय की। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। मुल्ला नसीरुद्दीन हॉस्पिटल में भर्ती और पूछा कि कैसे गिरी? कल रात नशे में तुम उड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कहाँ थे, कि तुम्हारे साथ ही था, बचाया क्यों नहीं कि अगर मेरे पायजामे का नाड़ा ढीला ना होता तो मैं तुम्हारे पास वाले बेड पर होता, क्योंकि तब तो मुझे भी लग रहा था तुम उड़ सकते, क्योंकि मैं भी धुत था। तो हम जिससे पूछते हैं ना, जिससे भी सलाह मशवरा लेते हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो क्या है ना, जिसको भी सुनते हैं, जिसको भी मानते हैं। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज का सेशन एमसीक्यूज का। तो हम कितने एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे? 6 पेज है ना। तो कहाँ से करना है हमको शुरू करना है। हिंदी पढ़ रहे थे ना, तो 1-4 साइकोलॉजी पे आ गए थे। 1 मिनट रुकेंगे ना, साइकोलॉजी पे आ गए। 1 मिनट रुकेंगे है ना। साइको ही है ना। तो हम कितने यहाँ तो पढ़ चुके थे, 2 पेज। तो हम अब इससे आगे पढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है 1, 2, 3, 4, 5 देन 6 पेज पढ़े, तब जाके एक किताब 12 दिन में पूरी होगी है ना। हिंदी तो कंप्लीट होगी, ये और बची खाली। सिर्फ सिंगल रीडिंग करके कुछ भी नहीं करा हमने, जस्ट सिंगल रीडिंग। समय भी इतना ही है, ठीक है। जो भी है 1 कहाँ था, पेज नंबर 19 पे खत्म करेंगे। इससे पहले 19 से पहले हमको कहाँ से, हाँ तो 19 पे खत्म करना है। पढ़ना है हमको 8 से। तो देखो कि शिक्षा विज्ञान शिक्षा का विज्ञान, ये बात किसने कही? ये पिल ने कही है ना। गोली ली और फिर कही, थोड़ा समझते हुए चलेंगे चीजें। ये की आगे तो शिक्षा विज्ञान शिक्षा का विज्ञान पिल ने कहा। ये किसने कहा कि शिक्षा विज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि विकास का व्यवस्थित अध्ययन। तो ये स्टीफन ने कहा कि शिक्षा विज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि में विकास करते हैं। अभिवृद्धि विकास टिफिन अच्छे से खाना खाते हैं तो अभिवृद्धि विकास होता है। शिक्षा विज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अध्ययन में प्रयोग करते हैं। ये बात किसने कही? एलिस क्रो ने कही है ना। तो ठीक है कि शिक्षा विज्ञान क्या करता है? वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अध्ययन को प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा दी है एलिस क्रो ने, यानी वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रयोग प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है ना। तो एलिस क्रो ने सिद्धांतों के प्रयोग को, सिद्धांत सिर्फ हम इंसानों में नहीं होते, उन प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। सिद्धांत जानवरों में भी होते हैं है ना। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ मतलब प्रिंसिपल लाइफ के उनके भी होते हैं, लाइफ के प्रिंसिपल उनके भी होते हैं, उनके कुछ ना कुछ। तो शिक्षक को बस हमको चीजें याद करनी। शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। शिक्षक को मनोविज्ञान क्या करता है? उसको धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में मदद करता है। ये किसने कहा? कुप्पू स्वामी। हमने कहा था कि मेरे पति सिद्धांति है ना, उनको अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करता है ना। मतलब बहुत सिद्धांति, वो हर किसी को सिद्धांत बांटते रहते। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है ना। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान, हम शिक्षा मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो ये है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है ना। शिक्षा हमें सिखाती कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है किसकी? तो ये व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा किसकी है? ये व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, सामान्य, प्रौद्योगिक, पशु सब आते। तो 2 परिभाषा याद करी हमने। एक तो सिद्धांत की है ना, कि सिद्धांत जानवरों में भी सिद्धांत होते हैं। क्रोन सिद्धांतों की बड़ी सी परिभाषा जिसमें सिद्धांत आता है, छोटी सी परिभाषा जिसमें सिद्धांत चलता है। तो सिद्धांत प्रदान करना है कुप्पू स्वामी की परिभाषा है ना। और शिक्षा का मनोविज्ञान, ये पिल गोली खाई तब इतनी सिंपल से परिभाषा देने के लिए उनको पिल लेनी पड़ी। और शिक्षा अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। वृद्धि और विकास क्या? टिफिन अच्छे से खाओगे। परिभाषा है बस अनुप्रयुक्त व्यवहार, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है और बस। और शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा नहीं है तो ये आर्थिक मनोविज्ञान नहीं है ना। और विकासात्मक मनोविज्ञान, और बस यही है। अब अगला पेज पढ़ेंगे, मतलब एक हाफ कंप्लीट। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र नहीं है तो वही व्यक्तिगत असमानता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक मनोविज्ञान मूल्यांकन पाठ्यक्रम अधिगम शैक्षिक मूल्यांकन, इस वजह से, बाकी व्यक्तिगत समानता नहीं आता। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो
शिक्षा विज्ञान का मुख्य केंद्र मानव है, सही बात है। और शैक्षिक परिस्थितियों में मानव विभाग का अध्ययन करता है। शिक्षा विज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में ही मानव विभाग का अध्ययन करता है, मतलब में ही तो नहीं पर शैक्षिक परिस्थितियों। शिक्षा विज्ञान शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। पहला मुख्य बिंदु केंद्र दर्शन शास्त्र, कोई बता सकता है कि नहीं। शैक्षिक मूल्य ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, थर्ड ग्रेड में आया है ना, किसी में ये थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, मतलब आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे। इतना पढ़ ले उतना बहुत, इनको याद कर ले, इनको अच्छे से याद कर ले। बस ये किताबें, ये 4-5 किताबें इनको याद कर लेंगे। कौन सा शिक्षा शैक्षिक विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो खेलों का प्रशिक्षण है ना। शैक्षिक विज्ञान में सीखने की प्रक्रिया, मापन, पाठ्य पुस्तक सब आते, खेलों का नहीं आता। लिंगग्रेन के अनुसार शिक्षा विज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो के अनुसार शिक्षा विज्ञान का नाभि केंद्रीय क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो दूसरा अधिगम विषय वस्तु नहीं है ना। तो अधिगम करना, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थिति है ना, ये सब तो है ही सही। लिंगग्रेन के अनुसार शिक्षा विज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है ना, तो नाभि केंद्र शिक्षा विज्ञान का लिंगग्रेन के अनुसार अधिगम करता है, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थिति, ये तीन ही बताया होगा इसने ना। सीखने वाला और सीखने, बस उसके बाद बस सीखने वाला है और परिस्थितियां सिखाने की और प्रक्रिया है ना। तो कौन है और कैसे है और मतलब वेयर है ना, कौन कैसे और वेयर, ये तीन चीजें, कौन, हु, कैसे, हाउ और वेयर, WH हाँ, ये किसने लिंगग्रेन का लिंगग्रेन ग्रीन WHW, इसमें आपने H ग्रीन से लिखा मान लो, बस ऐसे ही चीजों को याद करना इनको, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार शिक्षा विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, ये चौथा अधिगम परिस्थितियां। अधिगम की परिस्थितियों से मतलब अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार, ये अधिगम की परिस्थिति कैटेगरी में आता है, ठीक है। अधिगम की अभिवृद्धि और व्यवहार, अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार, तो अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार किसको प्रभावित करेगा, अधिगम की परिस्थिति। अधिगम की परिस्थिति बनाएगा कौन, अध्यापक ही, तो अध्यापक की अभिवृद्धि, उसका व्यवहार, ये सब प्रभावित करेगा अधिगम की परिस्थिति को। इनमें से कौन शिक्षा विज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, तो ये चौथा है। 1 2 3 4 सभी आते, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मानसिक स्वास्थ्य, सब आते हैं शिक्षा विज्ञान के अंदर। और शिक्षा विज्ञान का संबंध है तो ये है अपना चौथा, सब है, शिक्षक है, शिक्षण है, और बच्चा है, वातावरण है ना, मतलब पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और जो पढ़ाया जाएगा वो, और एटमोस्फियर। शिक्षा विज्ञान संबंधित है, शिक्षा विज्ञान के तत्व हैं सारे, और शिक्षा विज्ञान संबंधित है तो ये चौथे से, सभी से, अधिगम की प्रक्रिया से, अधिगम करता से, अधिगम की स्थिति से। अगला शिक्षा विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन चीजें, तो ये है 3, एक नहीं है, समाज नहीं आएगा, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति, तो इसमें तो बस यही है, सिंपल से। तो आगे बढ़ते हैं है ना, अधिगम, बस लिंगग्रेन का ध्यान रखेंगे, WHW, हाउ, हु, वेयर, बाकी तो ऐसा किसी का नाम तो नहीं आया, बाकी सब सिंपल सी चीजें है। ये चीजें खाली याद करने की, जहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें ना उसमें है नहीं, तो वहाँ हमने कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा क्लियर हो तो चीजें समझ आती है ना, मतलब थोड़ा बहुत याद हो पहले से तो। और कौन सा शिक्षा विज्ञान ऐसे भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो धागे का उलझा हुआ गट्ठर आपके पास है ना, कहीं से सुलझाना शुरू करोगे, सुलझ जाएगा, ऐसा नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम प्रक्रिया सब आता है, पारंपरिक ज्ञान नहीं आता। सेकंड पेज पढ़ेगा, शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका क्षेत्र सामान्य विज्ञान की तुलना में सीमित होता है, ये बात सही है शिक्षा विज्ञान के बारे में। ऊपर क्या था, पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान है ना, कौन सा शिक्षा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, वंशानुक्रम आता है, व्यक्तिगत भिन्नता आती है, सिंपल सा है, और अधिगम परिस्थिति आती है, और सीमित है शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र, ये भी सही। और शिक्षा विज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है, तो दूसरे से, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है शिक्षा, अधिगमकर्ता से, अध्यापक से, सीखने की वातावरण से। संप्रत्यय निर्माण से संबंधित है, कॉन्सेप्ट बनाना, सीखने से जुड़ा हुआ। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे कि स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अच्छा ये सारी चीजें आती है सीखने की प्रक्रिया से, तो संप्रत्यय भी इसमें आता है। मतलब अधिगम में क्या क्या आता है, अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम जो हम अधिगम कर रहे होते हैं, प्रोसेस में होते, सीखने होते, कुछ तो ट्रिक नहीं बनाते, वैसे संप्रत्यय कुछ कॉन्सेप्ट सीखते होंगे, कभी मेमोरी काम आती है, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्यय चीजों को बस हल्का हल्का, बहुत ज्यादा थोड़ी ना समझ आएगा एग्जैक्ट क्या, जितना समझ आए उतने से आगे बढ़ता। और उनका उपचार शिक्षा विज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित, तीसरा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम समस्याओं का निदान में उपचार और उनका उपचार करना, ये अधिगम की प्रोसेस है ना, सब पता करो क्या समस्या है, फिर उनको क्योर करो, ये सब अधिगम की प्रोसेस है ना, अधिगम की प्रक्रिया है पूरी, ऐसे चलती है अधिगम की प्रक्रिया। पहले फाइंड करो, फिर ठीक करो, ये सब है। सेकंड पेज पढ़ ले, फिर अपन देखते कितना समय, कौन सा तो शिक्षा विज्ञान, 1 मिनट रुकते हैं, आई होप 7 तो 10 मिनट होगा लगभग, ठीक है, तो कितना होगा। अगला पेज पढ़ेंगे अपन कि ये है कि तीसरा अधिगम प्रक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो मानसिक रोग नहीं आता, बाकी
व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछ रहे ना, तो व्यक्ति भिन्नता आती है, व्यक्ति भेद मतलब है ना, शिक्षा मनोविज्ञान तो है ना, हाँ व्यक्तिगत भेद आता है। देन मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि, उसका विकास, ये भी आता है। सीखने की प्रकृति भी आती है, मानसिक हो गया। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? सीखने का स्टेटस नहीं, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला, ये सब स्टेटस वगैरह नहीं है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगम करता, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थिति आती है ना। केंद्र, ये तीनों चीजें देखें, केंद्रीय क्षेत्र में अधिगम करता, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थितियां, ठीक। और कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो अधिगम की प्रक्रिया एकदम सेंटर में है ना, प्रोसेस, समुदाय, प्रबंधन, मापन, ऐसे दूसरे उदाहरण से पता चल जाएगा। और कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है दूसरा, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है ना, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, ठीक है। जानते हैं अपन, ये शिक्षण का, अधिगम का और अधिगमकर्ता, तीनों का क्या है? अध्ययन है। देन अधिगमकर्ता और अधिगम को 6 पेज पढ़ने हैं, अभी दूसरा पढ़ रहे हैं। अधिगमकर्ता और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? ये चौथा है, अधिगम की परिस्थितियों से। अधिगमकर्ता क्या है कि अधिगमकर्ता और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अधिगम की परिस्थितियां। ये शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अधिगम की परिस्थितियों से। अधिगमकर्ता और अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थितियां हैं, अधिगम के विकास नहीं है, अधिगम शिक्षक के व्यक्तित्व से नहीं है, अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ खास तो आया नहीं, सिंपल चीज थी, अधिगम स्टेटस। अगला पढ़ते हैं यहाँ कि विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। कौन से विकल्पों का अध्ययन? आत्मज्ञान, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, है ना, इन सबका। तो जाति वगैरह नहीं होती, लिंग का नहीं होता है, बाकी रुचि, आत्म प्रति, अभिप्रेरणा, शारीरिक संरचना का नहीं होता। बाकी ऑप्शन में एक एक शब्द ऐसे बता दिया आपको, जाति, लिंग, शारीरिक संरचना का अध्ययन, देखो यहाँ क्वेश्चन में साथ में बता दिया। और कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो ये इसका जवाब है तीसरा, मतलब 1 और 3, धनात्मक विज्ञान है और 3 व्यवहारात्मक विज्ञान है। धन, व्यवहार, व्यवहारिक रूप से धन काम आता है ना, व्यवहार में धन काम आता है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो ये आदर्श मूलक नहीं है, आदर्श नहीं है, अनुप्रयुक्त, व्यवहारिक समाज है। समाज में अनुपयुक्त काम नहीं होते व्यवहारिक रूप से, नहीं करने चाहिए व्यवहारिक रूप से, है ना, मतलब जनरली नहीं करने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान कभी कभार करना। शिक्षा मनोविज्ञान है तो ये दूसरा है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, है ना, बाकी मानक नहीं, विशुद्ध नहीं है ना, आदर्श मूलक नहीं, अनुप्रयुक्त जो है उस पर। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो ये धनात्मक है, शिक्षा का विज्ञान है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, ये सब है। और मानक नहीं कहते इसको। और शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तीसरा, शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या? शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम, पढ़ना है ना, के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो चौथा, यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित ज्ञान, पढ़ने और पढ़ाने से और जुड़ा हुआ विज्ञान। नियामक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, और यह विज्ञान का शुद्ध विज्ञान है, ये सब नहीं है ना। नियामक विज्ञान नहीं है इसका मतलब, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, ये पूर्ण भी नहीं है। विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान ये भी नहीं है। बाकी सारी चीजें बस ये था, कुछ खास तो नहीं है ना। विज्ञान मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके का विज्ञान है ये बता रखा, व्यवहारिक है और सामाजिक है। कौन कौन सा है? व्यवहारिक है, अनुप्रयुक्त है, सामाजिक है, और ये प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम सेंटर में होते हैं। कितने 2 पेज हो गए ना, तीसरा पेज पढ़ रहे अपन, 3 और ऐसे पेज पढ़े। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो नियामक नहीं, व्यवहार है, धन, विधेयात्मक भी है, देखो विधि का विधान है शिक्षा मनोविज्ञान, धनात्मक ही होता है, विधेयात्मक और प्रयोगात्मक भी। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो चौथा, कि यह एक मानकी नहीं है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, धनात्मक भी बड़ा। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो ये कौन सी बात सही नहीं है शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए? कि सकारात्मक विज्ञान की तरह एक नियामक विज्ञान, नियामक तो ऐसे कह दिया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है तो सही बात है, और हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये भी सही माना इन्होंने। और सुव्यवस्थित और सुसंगठित, व्यवस्थित और सार्वभौतिक तथ्यों का एकीकरण, ठीक है, ये सभी। सकारात्मक विज्ञान की तरह एक नियामक तो अपन कहेंगे नहीं इसको, और मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाले सब, बाकी तो पता है ना, सत्य की खोज सही है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है, विधियां भी होती है इसमें वैज्ञानिक एकदम, है ना, सही विधियां होती है, सत्य की खोज करता है विज्ञान की तरह, सुव्यवस्थित एकदम, मतलब विज्ञान के सारे गुण। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अनुप्रयुक्त, अप्लाइड है, जंतु है, विकासात्मक है, संज्ञानात्मक, ये सब नहीं है, एकदम सही प्रकृति बतानी। प्रकृति को दर्शाना सर्वाधिक सही उत्तर क्या है? अनुप्रयुक्त, सबसे बढ़िया शब्द है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त, विषय वस्तु के लिए विषय वस्तु विकासशील है हमेशा, मतलब पहले आत्मा का, मन का, चेतना का, ऐसे हुआ ना, तो ये क्या विकासशील है इसकी विषय। शिक्षा विज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है,
इसी वजह से इसको विकासशील कहा। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सोच प्राप्त करता है। मतलब इसमें प्रयोग होते रहते हैं, बच्चे के बारे में जानने के लिए प्रयास होते हैं, उन प्रयोगों के आधार पर अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति कैसी विकासशील। और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन धनात्मक नहीं है, नियामक नहीं, सामाजिक नहीं। कोई कभी कभी लगता है कभी धनात्मक भी तो सकता है, ये बार बार पढ़ने से पता चल जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। देखो अनुप्रयोगात्मक उदाहरण बिल्कुल सही, अवैज्ञानिक प्रकृति है तथा सामाजिक विज्ञान है। अनुप्रयोगी के अनुप्रयोग तो नियामक और अनुप्रयोग नहीं, ये भविष्य कथन के साथ एक नियामक, नियामक नहीं, अवैज्ञानिक प्रकृति नहीं है इसकी। विज्ञान शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो सकारात्मक के लिए सारी वजह से ये तथ्यों को जैसे हैं वे उसी तरह लेता है, ये बात भी ठीक है। और यह तथ्यों को और यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेता है, तथ्यों को जैसे वे कार्य करे उसी तरह लेता है। इसी वजह से इसको कहा कि सकारात्मक है, मतलब जो है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा के तैसा, मतलब जैसा के जैसे के जैसा, जैसा जैसा। इस वजह से पॉजिटिव है, कुछ बदलाव ही नहीं करता, जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर ले, सकारात्मक है। सब जो पॉजिटिव होता है उसको मतलब बुरी बात बुरे कुछ भी सब कुछ ठीक ही दिखाई देता है, अगर ठीक से अपन ठीक है। तो कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं, तो ये दूसरा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि अच्छा कथन सही नहीं तो अपने को सही देखना। मनोविज्ञान ये थोड़ा पढ़े और फिर देखते समय पर कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान। हाँ सही, मनोविज्ञान के सिद्धांत वगैरह अगर पढ़े इसमें, ठीक है। और फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, सब बातें सही है। क्या बात सही नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, केवल शिक्षण से, ये गलत है। शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। केवल है ना, इस वजह से ये सही हुआ, केवल शिक्षण से संबंधित, ठीक है, ये सही नहीं हुआ। अब ये थर्ड पेज पढ़ रहे बने ना, आई होप अपना थर्ड तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पेज तो हो जाएगा अपना। तो कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तो देखो बाकी सब है, दर्शन और नैतिकता से संबंध, दर्शन से नहीं, तर्क को दर्शन से नहीं माना इसको। बाकी सब तो यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थियों के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है ना, ये सब जानता है। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी सही है। शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, सब सही है। बाकी यह तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, ये नहीं सही नहीं है, तर्क और दर्शन से। और कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया से लेखन और वार्तालाप नहीं, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, विकासात्मक विशेषता अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। विकासात्मक विशेषता अधिगम करता से संबंधित होती है, अधिगम की प्रक्रिया से नहीं। विकासात्मक विशेषता सब है, लेखन और वार्तालाप ये किससे नहीं है। कौन सा कारक अधिगम की प्रक्रिया समझिए। लेखन देखो हमें तो क्या लगता है कि अधिगम तब भी होगा जब ऊपर लिखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें, प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, विकासात्मक विशेषताएं भी है। विकासात्मक विशेषता अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी, कोष्टक में बता रखा। और मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है ना, सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना, जो भी सिद्धांत आए उनका। और शिक्षा मनोविज्ञान यह प्रकृति किसे बताती है, व्यवहारिक विज्ञान को। व्यवहारिक मनोविज्ञान जो भी चीजें निकालता है उसका अपन शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो भी चीजें निकालता है। कौन से कथन सही नहीं है, तो एक है, केवल 4 सही है, बाकी सब सही वापरे। तो ये है कि यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये व्यवस्थित है, सकारात्मक, ये सारी कथन को पहले ही बता दी है ना। इसको असंगठित कहा, असंगठित व्यवस्थित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः इसको असंगठित कैसे कह सकते। तीसरा है कि शिक्षा कौन सा गलत है, बाकी सारे सही है। शुद्ध विज्ञान सही बात है, कार्यक्रम पर आधारित है, सारी सही बात है। शुद्ध विज्ञान है ये गलत है, कार्यक्रम पर आधारित, अभी तक पता नहीं चला, तो कितनी बार पढ़े। सिद्धांत सार्वभौमिक ये भी सही, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सब पर लागू होते हैं। सैद्धांतिक पद्धति का प्रयोग है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, कार्यकारण पर आधारित है। शुद्ध विज्ञान नहीं कहा इसको, क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। मतलब बार बार मतलब प्रयोग करना और देखना है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांतों, तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो चौथा, कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों के, शिक्षा की जो परिस्थितियां हैं उनको साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक, बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, जो बच्चा नहीं सीखता है, कौन सा बच्चा जल्दी सीखता है, कौन सा धीरे सीखता है, कैसे अपन जल्दी सिखा सकते हैं, है ना, कैसे हम बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक सीखने से जोड़ सकते हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक विधियां, मनोवैज्ञानिक तरीके आयाम। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और आपदाओं संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, शैक्षिक मनोविज्ञान। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कसौटी, मतलब 3 पेज और 6 पेज करने थे, इतना और पढ़ना था। कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में जानने से संबंधित है, संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। इसके सिद्धांत में परिवर्तन संबंधी नहीं, ये थोड़ी ना है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल है,
इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। बस खत्म करते हैं। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग बिल्कुल सही है। यह इसका सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। शिक्षावन ज्ञान की सही सिद्धांत स्वीकार्य है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें भी हो सकती है, शिक्षावन ज्ञान की भी भविष्यवाणी हो सकती है। सिद्धांत में न्यूनतम परिवर्तन समय, ये तो रिजिड हो गया, ये सही है। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन, समझ में हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से मेहनत करें, दिल से पढ़ाई करते रहें। जी।